चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोज, क्लास 1 है। हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सुने, हम 11 से सुनते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में ये लोग एम्प्लॉई, ओनर, एक्सटर्नल लोग में गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स और क्या क्या क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, ये सब एक्सटर्नल कहलाता था। एम्प्लॉय लोग वगैरह इंटरनल कहलाता था। और उनको हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते थे? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सुने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन सर होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो बताइए। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? 11th अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कि कौन ट्रांजेक्शन है, कौन इवेंट है और कौन ट्रांजेक्शन नहीं है, कौन एक्टिविटी है। एक्टिविटी अगर उसके साथ अगर कोई अमाउंट के टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? वहां से स्टार्ट होता है कि हम पहचाने कि ट्रांजेक्शन क्या है। याद करो बचपन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसका जर्नल करते थे, फिर उसका लेजर करते थे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाते थे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था हमारा वो क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। तो क्या था सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट एवर इट वाज, क्या था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप अगर कोई पूछेगा तो क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां से स्टार्ट करते हम लोग अकाउंटिंग। और लास्ट में मेरा मकसद क्या होता है? बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस करते ही क्यों है? क्योंकि लास्ट में हमको क्या बनाना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या क्या प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? में क्या प्रोवाइड करता है? मेरे को ये बताता है कि आपने कितना पैसा कमाया और आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है। ठीक है, बिजनेस का पोजीशन बताएगा और क्या बताएगा? हमारा प्रॉफिट बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट से अगर हम लोग रेफरेंस ले तो प्रॉफिटेबिलिटी से रेफरेंस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और पोजीशन से रेफरेंस किसका है? पोजीशन से रेफरेंस किसका है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हम लोग पोजीशन बताते हैं कि बिजनेस में क्या पोजीशन है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है और क्या क्या है। और प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग कहां से बताते हैं? बट बैलेंस शीट के अलावा भी कुछ कुछ चीजें होंगी। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। अब बताओ कि एग्जैक्टली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या, क्या क्या इंक्लूड करता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है सबसे पहला क्या? बैलेंस शीट। आपने सबने बनाया है बैलेंस शीट 11th में, 12th में भी। बट कंपनी का ही बैलेंस शीट अल्टीमेटली अकाउंट्स है, तो बैलेंस शीट वही होता है, चीजें वही होती है, बट उसको दिखाने का तरीका कुछ और है। वहां पे टी शेप्ड बनाते थे, अब हम लोग सीधा सीधी एक लाइन में बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज है, अकाउंटिंग चेंज नहीं है। वहां एसेट्स राइट साइड में लिखते थे, तो यहाँ पे इक्विटी के नीचे लिख देंगे, अलग अलग जोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी था कि 11th में बैलेंस शीट टैली करना होता था, 12th में अब टैली करना नहीं पड़ेगा कंपनी में, क्योंकि अब तो फॉर्मेट चेंज हो गया। नहीं, एसेट उसी तरीके से डिस्क्लोज होंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि अकाउंट्स को सजा करके दिखाते हैं। अब चूंकि हम कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी छोटा मोटा चीज है, बड़ा चीज है। कंपनी बड़ा चीज है, बहुत सारे लोग को हमारा बैलेंस शीट जाएगा। तो बैलेंस शीट कैसे तुम लोग से अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनवा ले और दे दे अपने बैंक को। अब बैलेंस शीट थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कि कहीं दिखाए तो थोड़ा ढंग का लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए क्या है, अब सपोज हर कोई अपने अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। ये बैलेंस शीट बनाई तो कैपिटल ऊपर लिख दी, वो बैलेंस शीट बनाई तो लायबिलिटी ऊपर लिख दी, वो बैलेंस शीट बनाई तो फिक्स्ड एसेट्स ऊपर लिखी। मतलब ऊपर नीचे जहां जो मन कर रहा है वैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं। तो उस तरीके से ना प्रेजेंटेबल नहीं होता बैलेंस शीट। अब हर एक कंपनी का बैलेंस उठाओ, हर एक कंपनी का हर एक चीज एकदम सिस्टम से लिखा हुआ है। ऊपर डेटर है तो पहले ऊपर डेटर रहेगा, फिर ऊपर कैश है तो ऊपर कैश रहेगा, उसके बाद कैश रहेगा। और हर एक कंपनी का एक ही बैलेंस शीट का फॉर्मूला होता है और वही पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है क्या हमारा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग बनाए हैं, बस फॉर्मेट चेंज है। अल्टीमेटली बैलेंस शीट हम लोग को पता है, एसेट्स होता है, उधर क्या होता है? लायबिलिटी।
लायबिलिटी एंड कैपिटल 11th में होता है, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह इन लोग क्या नाम यूज करेगा, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट क्या हुआ, बैलेंस शीट। क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहला चीज क्या होता है, बैलेंस शीट। दूसरा क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम इससे मिलता जुलता एक चीज हम लोग पढ़े हुए 11th में, क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 100% वही है, नाम चेंज कर दिया और बनाने का स्टाइल चेंज कर दिया। क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज हम लोग पढ़ने रहेंगे, यहाँ से भी हम लोग प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे और जो काम वहां करते थे वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, हाँ लेकिन थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लकीली आपके सिलेबस में भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या बताएंगे हम लोग, कैश का मूवमेंट बताएंगे कि हमारे बिजनेस में कैश जो मूव हो रहा है वो किस किस एक्टिविटी के थ्रू पास हो रहा है। जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इस पर डिटेल बात करेंगे। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इतना ही जानिए कि ये किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फोर्थ पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये बस आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आप लोग को डिटेल में पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, पहला रहेगा बैलेंस शीट, दूसरा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L और तीसरा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, चौथा क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग को ऑल ऑफ द एबव मारना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछ देगा स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो तीन को और कुछ नाम दे देगा, तो आपको किसका नाम टिक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे और डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि आपको स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी बना करके दिखाओ ना, वो मेरे को नहीं बनाना। बस इतना मेरे को जानना है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। बस आपको पढ़ना नहीं है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, बस इतना जानना है कि पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। चौथा क्या है, नोट्स टू अकाउंट। ये हम लोग बनाए बहुत सारा, बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट का फिगर नीचे इलेबोरेट करके दिखाते थे, उसको क्या बोलते थे, नोट्स टू अकाउंट। ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हम लोग समझ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल, थर्ड पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल, फर्स्ट पॉइंट है क्या, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे वो ऐसा रहेगा कि वो सही और सच प्रेजेंट करे। मतलब क्या सर, ज्यादा हिंदी में दिक्कत हो गया, मतलब जो सही सही आपका अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और मैनेजमेंट बोल दिया कि कितना प्रॉफिट दिख रहा है, हम बोले कि सर 10 लाख रुपए दिख रहा है, तो एक काम करो यार, इतना प्रॉफिट मत दिखाओ, 5 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाओ, 5 लाख पे टैक्स देंगे, 10 लाख पे टैक्स नहीं देंगे। तो ये 10 लाख का प्रॉफिट 5 लाख घटा दी, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या, नहीं, ये तो गलत है। क्या हो गया, मॉडिफाइड व्यू हो गया, मतलब क्या हो गया, ये बायस्ड हो गया, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बायस्ड होना चाहिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, जो है जैसा बिजनेस हुआ है उसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर एक नया नाम सुनने को मिला, ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे बोर्ड्स बोले तो हमारे मतलब मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने क्या है डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स पहले नाम था, अभी तो प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हो गया है। तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जो भी नियम कानून है वो कौन सा स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है। तो इसी तरीके से 30-40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 30 मान के चलो, 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, हर एक अलग अलग टॉपिक पे। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हर एक 30 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है उसका क्या होना चाहिए, यूजेज वहां पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि फिक्स्ड एसेट को ऐसे दिखाना है, अब हम लोग अपना बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट को दूसरे तरीके से दिखा दिया, ठीक है। हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला हुआ है कि 2 ही मेथड आपको यूज करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, या तो WDV या तो SLM। हम बोले ना, हम कुछ और तीसरा अपना मेथड एक बना करके लगाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गलत। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा बैलेंस शीट की नहीं करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करेगा कि नहीं करेगा,
नहीं करेंगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वही दिखाना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर देंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहे हैं हम कुछ और करते चले गए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए जो किसको कंप्लाई करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कैसे होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ही बना चाहिए। जैसे फॉर्मेट बना दे दिए उसी तरीके से बैलेंस शीट बनाओ, उससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। ये नहीं कि सर मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है तो हम कुछ दूसरा डिजाइन से दिल उल बना करके लिखेंगे, तो ना सब चलेगा नहीं। कितना लोग आदत होता है ना कि फिक्स डिजिट लिखा तो टी में सर्कल बना दिया, गोल बना दिया, वो सब ना चलेगा भाई, ठीक है ना। अपने मन से कुछ नहीं चलेगा कि कुछ भी कहीं पे लिख दिए, कैश ऊपर लिख देते हैं, फिर बिग डिजिट नीचे लिख देंगे, फिर बीच में कुछ और डेटस लिख देंगे, ऐसे नहीं, एक तरीके से दिया हुआ है वहीं पे आपको लिखना है, ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने स्टार बनाया था, स्टार बनाया था, इसका मतलब ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत सबको नहीं होता है, हर एक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाती है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल या कंपनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए कंपनी अकाउंट्स के पार्ट में ये सब चीजें, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या सबको बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं रिक्वायरमेंट है। कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, मतलब किनको किनको माफी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के से, तो माफी है 1% कंपनी को, 1% कंपनी को जानते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्मॉल कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कंपनी का ऐसे डिफिनीशन होता है डिटेल में, लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, मान के चलो बस क्या स्मॉल कंपनी। दो लोग हो गए, 1% कंपनी, दूसरा क्या है स्मॉल कंपनी, तीसरा क्या है डोरमेंट। डोरमेंट का भी वर्ड सुना है कि डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट बैंक अकाउंट में भी होता है कि डोरमेंट, कभी नहीं, कोई नहीं सुना है डोरमेंट, अच्छा। डोरमेंट का मतलब होता है, अगर हिंदी में डिटेल में अगर करें, हिंदी में करें इसको एक्सप्लेन करें तो डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव, डोरमेंट बोले तो इनएक्टिव। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव मतलब क्या होता है सर, मतलब ऐसे कंपनी जो है, कंपनी अच्छा था, बड़ा कंपनी था, कोई बिजनेस बहुत बढ़िया किया करता था, लेकिन इधर 2-3 साल से सारा बिजनेस ऑपरेशन बंद कर दिया अपना, है ना। कोई ऐसा कंपनी हो सकता है कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश अपना सारा बिजनेस ऑपरेशन को बंद कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, सेल बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो उस टाइप कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग, डोरमेंट कंपनी। तो किनको किनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, करंट एसेट्स किसको बोलते हैं हम लोग, करंट एसेट्स, और फिर क्या है करंट लायबिलिटी, किसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का डिफिनेशन पढ़ते हैं, एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। अगर 3-4 क्राइटेरिया, कितना क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया में अगर कोई भी क्राइटेरिया अगर फॉलो कर गया तो क्या कहलाएगा मेरा करंट एसेट, ठीक है। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, जो जो हम बोलेंगे वैसे वैसे तुम लोग नोटिंग करना, टू बी रियलाइज्ड को अंडरलाइन करो, इसको लिखो डेटर्स, और इंटेंडेड टू सेल, इसको लिखो स्टॉक, और इसको लिखो कंजम्पशन, इनको अंडरलाइन करो, लिखो रॉ मटेरियल। इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल कुछ होता है, ऑपरेटिंग साइकिल को मान लो पीरियड, अभी ऑपरेटिंग साइकिल को 12 मंथ याद रखो, ठीक है। कंपनी का कुछ ऑपरेटिंग साइकिल होता है, कितने पीरियड का ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्या माने 12 मंथ मान करके एक बार चलते हैं, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन, हमारा कौन सा एसेट होता है जिसको रियलाइज करने के लिए रखते हैं, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स मेरा सेल होता है तो उससे हमको पैसा लेना होता है, तो डेटर्स क्या होता है, रियलाइज होता है किस चीज में, कैश में होता है। और इंडेटेड फॉर सेल,
इंटेंडेड फॉर सेल। कौन सा मेरा ऐसा एसेट्स होता है जो सेल करने के लिए रखा होता है? स्टॉक। और कंज्यूम्ड इन, कौन ऐसा हमारा एसेट होता है जो कंज्यूमशन होने के लिए रखा रहता है? रॉ मटेरियल का स्टॉक, जिसको खरीदते ही क्यों है? क्योंकि उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर ये तीनों चीज, ठीक है ना, अगर कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में भंज जाता है या भंज जाने वाला होता है तो उसको क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। जैसे कि एक बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, ये डेट है 31/3/21। 31/3/21 पे हम लोग क्या करेंगे? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। अब मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कि कौन से एसेट को हम बोलेंगे करंट एसेट्स है और कौन से एसेट्स को हम लोग बोलेंगे क्या? नॉन करंट एसेट्स है। कौन से एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स बोलेंगे, कौन से एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहां से यहां तक इसका ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल इसका होता है सपोज 15 मंथ मानते हैं, चलो यहाँ पे इस एग्जांपल में 15 मंथ। मेरा यहां से यहां तक क्या है? 15 मंथ। वो क्या है? मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है। हम लोग जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो पास्ट डेटा का बनता है। ये 1 अप्रैल से यहां तक का बैलेंस शीट बना रहे होंगे, 01/4/20। जो बैलेंस शीट में जो डेटा जाएगा वो यहां से यहां तक का जाएगा, है ना। यहां से यहां तक का डेटा क्या जाएगा? बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर बनाते हैं ना, अकाउंटिंग करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब मेरे को मिला बैलेंस शीट में, देखें कि क्या डालना है, डेटर्स दिखा मेरे को, ट्रायल बैलेंस देखें क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डेटर्स मेरा करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डेटर मेरा क्या है, करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है। तो हम लोग कैसे बताएंगे करंट एसेट्स है? नहीं, कौन बोला करंट एसेट्स है? अभी हम उसको चेक करेंगे। हम उस डेटर से पूछेंगे कि डेटर्स बताओ, डेटर्स बताओ, क्या तुम इस मेरे मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा भंज के दे देगा? ये बोलता है अगर यस तो ये क्या कहलाएगा? मेरा करंट एसेट्स। लेकिन बोलता है कि नो, मैं नहीं भंज पाऊंगा, ये आपके 15 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल है, इसमें मैं पेमेंट आपको नहीं कर पाऊंगा। तो ये डेटर क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट्स। तो क्या सर डेटा भी नॉन करंट एसेट्स हो सकता है? क्या मेरा डेटर से सर नॉन करंट एसेट्स हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्या मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ का है? सपोज 15 मंथ का है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 15 मंथ का है। तो मैंने उससे पूछा, उस डेटर से पूछा नहीं, मतलब खुद से अनुमान लगाया, मैंने देखा कि क्या मेरा डेटर्स मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा भंज के दे देगा? इफ यस देन इट इज व्हाट? करंट एसेट्स। इफ नो देन इट इज नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद मेरा आया स्टॉक। फिर हम स्टॉक से पूछे, ये स्टॉक बताओ। एक बात बताओ, इट इज व्हाट? एक्सपेक्टेड। डेटर्स का जब हम बात किए, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, मतलब हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, दूसरा कोई अनुमान नहीं लगा रहा है। ठीक है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। खड़ा हो जाओ तुम। हाँ, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं किससे? डेटर्स का, कि क्या डेटर्स मेरे ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगा। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? करंट। अगर मेरे को नहीं लग रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? मेरा नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है और वर्ड्स क्या है? इंटेंडेड फॉर सेल। मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है 3 स्टॉक। बैठ जाओ, तुमको खुद पता चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटेंडेड फॉर सेल, मतलब मेरे पास 2 स्टॉक है। एक स्टॉक के बारे में मेरा क्या विचार है? मेरा मन है कि इसको बेचना है, तुरंत बेचना है, जैसे ही ग्राहक आएगा वैसे ही हम बेच देंगे। ठीक है, तो इसका इंटेंडेड फॉर सेल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, ये क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। लेकिन एक एसेट्स मेरे पास और है, स्टॉक ही है, सो खरीदे हैं क्यों है? हम किस लिए खरीदे हैं? बेचेंगे।
लेकिन मेरे मन में क्या खुरफाती चल रहा है, ये वाला एसेट्स, ये वाला स्टॉक ना अभी नहीं बेचेंगे, 2 साल बाद हमको पता है इसका रेट बढ़ जाएगा। सपोज मेरे मेरे पास मोबाइल का दुकान है, ठीक, 2 मोबाइल है मेरे पास। ऐसे जनरली एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, बट स्टिल बोल के देखते हैं। मोबाइल नहीं कुछ और लेते हैं, ठीक है, चलो ना मोबाइल से ही चलते हैं। तो 2 मोबाइल है, एक मोबाइल तो हम खरीदेंगे कि तुरंत बेच देंगे, दूसरा मोबाइल हमको पता है अभी ये मोबाइल मिल रहा है, 2 साल बाद इस मोबाइल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लैंड तो मेरा एसेट्स नहीं आएगा ना, ये मोबाइल का दाम बहुत बढ़ने वाला है 2 साल बाद। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद लोग फिर से यही मोबाइल खरीदने का कोशिश करेंगे, तो ये मोबाइल हम नहीं बेचेंगे। तो क्या मेरा इंटेंडेड फॉर सेल है, मेरा मन है उस एसेट्स को बेचने का? अगर 2 साल के बाद बेचने का मन है तो क्या वो मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मेरा बेचने का उद्देश्य है, मेरा बेचने का मन है? नहीं। तो ये स्टॉक मेरा क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन हाँ, दूसरा एसेट्स है मेरा, बाकी सारा जितना भी स्टॉक है उसका मेरा लायबिलिटी है बेचने के लिए, अभी ग्राहक आएगा तो अभी के अभी बेच देंगे, तो सब क्या कहलाएगा? मेरा करेंट एसेट्स। तो अभी तक जो मेरे अंदर लग रहा था कि सर डेटर तो हमेशा करेंट एसेट्स होता है, ऐसा नहीं है, और स्टॉक हमेशा करेंट एसेट्स होता है, ऐसा नहीं है। उसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ये सब देख करके, क्या वो इंटेंडेड फॉर सेल है? क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मेरा इंटेंडेड फॉर सेल है, मेरा इच्छा है उसको बेचने के लिए? अगर इच्छा है तो वो करेंट, अगर इच्छा नहीं है बेचने का तो क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट। और क्या है? कंजम्पशन इन, ठीक है। अगर मेरे पास उसी तरीके रॉ मटेरियल आ गया, 2 रॉ मटेरियल है मेरे पास, 2 तरीके का। एक रॉ मटेरियल हम, मेरा इच्छा है कि तुरंत अगला कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें डाल के उसको प्रोडक्शन में यूज कर लेंगे। एक दूसरा रॉ मटेरियल है, हम सोचे कि ना उसको बचा के रखो, उसको हम 2 साल बाद जब दूसरा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला मेरा रॉ मटेरियल है वो अभी कंज्यूम होगा कि बाद में कंज्यूम होगा? बाद में, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद कंज्यूम हो रहा है क्या? तो वो क्या कहलाएगा? मेरा नॉन करेंट एसेट्स। और एक को दूसरे वाले रॉ मटेरियल ऐसे रखे हुए हैं कि जब भी प्रोडक्शन होगा उसको डाल देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा रॉ मटेरियल करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर चीजें हो रही है तो क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में होने वाली चीजें हैं तो उसे क्या बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू कौन कौन एसेट्स? डेटर्स, स्टॉक और रॉ मटेरियल। इसके अलावा और कोई एसेट्स के बारे में नहीं बात की है, बस 3 ही एसेट्स का बात की है। ये पॉइंट में हमने मात्र 3 एसेट का बात किया है ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड। वो कौन कौन था? डेटर्स, स्टॉक और रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब जो बाकी का बात होगा वो कोई भी एसेट का बात होगा। अब बाकी का जो बात हो रहा है वो किसी भी एसेट्स का बात होगा। पॉइंट 2 है, इट इज प्राइमरली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड। कोई एसेट्स हम लोग ऐसा लिए क्योंकि उसका पर्पस ही क्या है? बेच देना, तो क्या कहलाएगा मेरे लिए? करेंट एसेट्स कि नॉन करेंट एसेट्स? नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी करेंट एसेट्स। खरीदें किस लिए? बेचने के लिए। अब चाहे वो कुछ भी हो, सपोज एक लैंड ही हम लोग क्यों ना खरीदे, अभी तक तो एकदम शपथ दिलवाया गया था ना 11th में कि लैंड क्या होता है हमारा? फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन हम बोल रहे कि हम लैंड ही खरीदे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? बेच देना, तो लैंड मेरा क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स। कोई भी एसेट्स अगर उसका उद्देश्य ही ये है कि उसको हमको बेचना है, जितना जल्दी बिक जाए, तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? करेंट एसेट्स। ये किसी भी एसेट्स पे अप्लाई हो रहा है। डेटा, स्टॉक, रॉ मटेरियल के लिए तो ऊपर वाला है, उसको छोड़ करके कोई भी एसेट्स होगा हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। क्या तुम्हारा उद्देश्य? हम पूछेंगे उससे, क्या बेटा तेरा उद्देश्य बिकना है? तो बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे चल तू करेंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट कहाँ है हमारा बैलेंस शीट में? कौन से डेट पे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं? 31 मार्च 21। अगर 31 मार्च 21 से 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। और 12 महीने के अंदर रियलाइज नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट्स। ये देखो मेरे को पता नहीं चलेगा, हम बैलेंस शीट कहाँ बना रहे हैं? 31 मार्च 21 को बना रहे हैं, तो मेरे को पता है, रियलिटी पे बात नहीं करना है। अब कोई बोलेगा कि सर हम तो सोचे थे कि 12 महीने के अंदर ही बिक जाएगा, लेकिन रियलाइज हो जाएगा, लेकिन 12 महीने के अंदर रियलाइज नहीं हुआ। ये बात 1 साल जब बीत गया तब पता चला, तो क्या जाकर के पीछे जाके बैलेंस शीट चेंज कर देंगे? नहीं, वो तो बन गया था। वहां पे क्या मान लगा रहे थे कि क्या 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा? अगर बोला यस,
देन करेंट एसेट्स। अगर लगता है कि नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, नॉन करेंट एसेट। ठीक है, ये समझिए हम लोग। करेंट एसेट्स तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो मेरा क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स। ठीक, करेंट लायबिलिटी क्या है, समझते साइलेंट नहीं होता फोन तो क्यों बजता है, नेटवर्क जाता है तो मैसेज को साइलेंट कर लो ना। करेंट लायबिलिटी, ए लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करेंट। एक लायबिलिटी को हम लोग करेंट बोलेंगे कब, व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर लग रहा है मेरे को कि मेरे कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में अगर ये मेरा लायबिलिटी सेटल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी। अगर मेरा कोई लोन है, सर लोन है, लोन क्या होता है, किस टाइप का, करेंट की नॉन करेंट, दोनों सकते हैं। अब तुम लोग समझदार हो गया। अगर लायबिलिटी, अगर मेरा लोन मेरा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में सेटल हो सकता है, मतलब उसको पेमेंट हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, करेंट लायबिलिटीज। अगर लगता है कि नहीं ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में पेमेंट होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन करेंट लायबिलिटी। अब समझ गए ये लोग कि लोन भी है तो भी करेंट हो सकता है, नॉन करेंट हो सकता है। जब डेटर में हम लोग खेल गए है ना। और कोई लायबिलिटी इट इज प्राइमरली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड। सर लायबिलिटी भी के भी केस में अगर ट्रेड करने के लिए कोई लायबिलिटी लिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। सपोज कभी कभी हम लोग किसी और के बिहाफ में लोन लेकर ले लेते हैं, ठीक है, डिवेंचर इशू कर देते हैं, बाद में तुरंत सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइप का अगर कुछ अगर हमारा एग्जांपल आता है तो क्या कहलाएगा हमारा, करेंट लायबिलिटी। मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये लायबिलिटी लिए ही क्यों, क्योंकि कहीं पे ट्रेड करके उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। मतलब बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर अगर सेटल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद लिखवाए थे कि एनी एसेट्स और लायबिलिटी विच आर नॉट करेंट एसेट्स और लायबिलिटी, वो क्या कहलाएगा मेरा, नॉन करेंट एसेट। मतलब करेंट एसेट्स जो नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटी। और करेंट जो करंट एसेट्स और लायबिलिटी नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, वही पब्लिक कंपनी कौन है, नहीं है। ठीक है, यही था डिफिनेशन ना। ठीक, अब सर बहुत देखिए सर, ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल, अब मेरे को बता दीजिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम बिटवीन acquisition of assets for processing and realization in cash or cash equivalent। फिर है normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have a duration of 12 months। सर नहीं समझ में आया है ना, इंग्लिश लिखा हुआ था लेकिन समझ में नहीं आया, बढ़िया से समझाइए। चलो बढ़िया समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मेरा बिजनेस है। बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है पेन बनाना। पेन हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, सेल करेंगे, डेटर्स आएगा, डेटर से पैसा रिसीव करेंगे। मेरा बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, एक चार्ट बनाने का कोशिश करते हैं, सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं बिजनेस का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदे। क्या ऐसा है कि रॉ मटेरियल तुरंत के तुरंत क्या हो गया, यूज हो गया? जरूरी तो नहीं है कि तुरंत तुरंत रॉ मटेरियल यूज हो जाए। हो सकता है रॉ मटेरियल मेरे पास रखा रह गया कितने में दिन, 3 महीने। रॉ मटेरियल खरीदे, जरूरी थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि रॉ मटेरियल सारे का सारा तुरंत एक बार में यूज हो गया। रॉ मटेरियल क्या हुआ, रखा रह गया कितने महीने, 3 महीने। क्या मतलब कंज्यूम नहीं हो पाया,
मतलब ऐसे होता है ना कि सारा का सारा एक ही बार में थोड़ी कंज्यूम कर लेंगे, कुछ को अभी कर लेंगे, कुछ को बाद में करेंगे। तो मान के चलते हैं कि एवरेज रॉ मटेरियल मेरे पास अनयूज कितने महीने रहता है, 3 महीने। उसके बाद क्या जाता है, वो प्रोडक्शन में जाता है। वो क्या जाता है, कहाँ जाता है, प्रोडक्शन में जाता है। जब प्रोडक्शन में जाता है तो कौन सा फेज होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना। क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा भी तो नहीं है कि कोई चीज प्रोडक्शन में डाले और तुरंत से बन के रेडी हो गया, यहाँ पे भी कभी कभी टाइम लगता है। तो सपोज यहाँ पे टाइम लगा 4 मंथ्स। कितने दिन में मैन्युफैक्चर होता है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारा 4 मंथ्स का, 4 महीना लगता है तब मेरा कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट क्या बना, फिनिश्ड गुड बन गया। ये प्रोडक्ट क्या बन गया, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया। अब फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया तो क्या ऐसा है कि फिनिश्ड गुड्स तुरंत एकदम रखे दुकान में रखे और ताजा ताजा खरीद के लेके चला गया कोई, हो सकता है यहाँ पे भी टाइम लग जाए। फिनिश्ड गुड्स बन गया है लेकिन फिर भी ना बिके। सपोज यहाँ फिर से मेरे पास कितना टाइम लग गया, 5 मंथ्स। फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया, उसके बाद कितना टाइम लग गया, 5 मंथ, अभी तक नहीं बिका। फिर बिका भी तो क्या हुआ, उधारी बिका। बिका भी तो क्या हुआ, उधारी बिका। जैसी उधारी बिका तो मेरा क्या आ जाएगा, ये डेटर्स। डेटर्स कितना दिन रहा ये, सपोज ये डेटर्स रहा 3 महीने। अब डेटर जाकर के क्या मेरे को लौटाएगा, कैश। डेटर क्या देगा मेरे को, कैश। ठीक है, कैश या कैश इक्विवेलेंट जेनरेट होता है। तो ये डेटर लौटाया कितने दिन में, 3 दिन में। हम लोग कैश से रॉ मटेरियल खरीदे थे ना, लोग कैश से रॉ मटेरियल खरीदे थे, ठीक है। और रॉ मटेरियल कितना दिन रहा मेरे पास, 3 महीने। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कितना लगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना लगा, 4 महीना। फिर फिनिश गुड्स बना, कितने दिन फिनिश गुड्स रहा, बन के रहा 5 मंथ्स। फिर डेटर्स कितना लगा, कितना दिन तक डेटर्स रहा, 3 महीना। फिर जाकर के लास्ट में को क्या मिला, कैश मिला। तो बताओ, जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट तो मेरा वहां से स्टार्ट हो गया था, बिजनेस प्रोसेस तो मेरा वहां से स्टार्ट हो गया था। जैसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कब खरीदा, यहाँ पे खरीदा था, ये भी खरीदा था ना, कैश देकर के रॉ मटेरियल खरीदा था। तो रॉ मटेरियल खरीदा था, वही रॉ मटेरियल जाकर के पैसा, तो सपोज हमने समथिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपए हमने खर्च किया, ठीक है। 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया, रॉ मटेरियल खरीदा, वही पैसा रखा रहा रॉ मटेरियल में। वो कैश 1 लाख रुपया अब किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, सॉरी रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। जो 1 लाख मेरे पास कैश था वो अभी किस फॉर्म में है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। फिर वही 1 लाख किस फॉर्म में आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। 1 ही लाख रुपए है वो, लेकिन पहले किस फॉर्म में था, रॉ मटेरियल, अब किस फॉर्म में है, वर्क इन प्रोग्रेस। वही जब बन जाएगा तो वो 1 लाख रुपए किस फॉर्म में आ जाएगा मेरा, फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स भी बिक जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, डेटर्स। फिर डेटर से रियलाइज होकर के मेरे को वो पैसा वापस आएगा 1 लाख रुपए घूम के। हाँ ज्यादा आएगा, अमाउंट इज नॉट मटेरियल, लेकिन जो हमने इन्वेस्ट किया वो मेरे पास कितने दिन में वापस आया, कितने कितने चेन के थ्रू। तो सर रॉ मटेरियल में रहा, वर्क इन प्रोग्रेस में रहा, फिनिश्ड गुड्स में रहा, डेटर्स बन के रहा, फिर जाकर के मेरे पास कैश आया। तो ऑपरेटिंग साइकिल इसी को बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट करा और वो पैसा कितने दिन में घूम के आएगा मेरे पास वापस, वो क्या है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। तो बताओ कितने दिन में आया, 15 महीने में। तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहलाएगा, 15 मंथ। दिस इज व्हाट अवर ऑपरेटिंग साइकिल। अब चलो डिफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं, शायद समझ में आ जाएगा। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स मतलब कहां पे एक्वायर किए थे हम लोग, यहाँ पे एक्वायर किए थे ना, फॉर प्रोसेसिंग एक्वायर किए थे। क्यों, क्योंकि बिजनेस मतलब प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। एंड द रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। और रियलाइज क्या हुआ, यहाँ पे रियलाइज हुआ पैसा, यहाँ पे रियलाइज हुआ ना।
तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा? 15 महीना लगा। जोड़ लो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फिर 3 महीना, कितना समय लग गया? 15 महीना लग गया। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ का हुआ? ये हमारा 15 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज एज्यूम्ड टू हैव ए ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसा कंफ्यूज, मतलब कि फिगर से नहीं दे रहा ऑपरेटिंग साइकिल का, अब बोल रहा है ऑपरेटिंग साइकिल, तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल को हम कितना मानेंगे? 12 मंथ, ठीक है। बट सपोज एक एग्जांपल और लिए, उसमें हम लोग फिर से प्रोडक्शन रॉ मटेरियल खरीदे और प्रोडक्शन किए, वर्क इन प्रोग्रेस रहा, फटाफट सारा काम हुआ, तुरंत रॉ मटेरियल लिए, तुरंत से 1 महीने के अंदर प्रोडक्शन में डाल दिए और प्रोडक्शन ही बन के रेडी हो गया 1 महीने के अंदर, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स के अंदर 2 महीने रहा और डेटर्स के अंदर 1 महीने रहा, 5 महीने में मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। तो सर यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का होगा? कितने दिन के अंदर पैसा घूम के वापस आ गया? अभी इसी 5 मंथ्स को हम लोग सीखे थे, क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स का हुआ? 5 मंथ्स का। लेकिन कंपनीज एक्ट में ये बोला गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल विल बी हायर ऑफ, ऑपरेटिंग साइकिल हायर होगा किसका? या तो 12 मंथ्स या एज कैलकुलेटेड विद द गिवन डेटा। हम लोग डेटा से कितना कैलकुलेट किए? 5, और दूसरा क्या कंपेयर करना है? 12। इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। तो सेकंड वाले केस में भले ही ऑपरेटिंग साइकिल 5 मंथ्स का आया, लेकिन कितना कहलाएगा वो ऑपरेटिंग साइकिल? वो 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि 5 से और 12 को कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट वही है पुराना वाला, लेकिन पहले इधर इक्विटी एंड लायबिलिटी करते थे, इधर क्या करते थे? एसेट्स करते थे। अब उल्टा है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी जितना है ऊपर लिख लो भाई, फिर क्या करना है? नीचे लिख देना क्या? एसेट्स। स्टिल दोनों साइड मैच रहेगा। क्या कोई फर्क पड़ा क्या? इधर से काट करके नीचे चिपका दिया, है ना? बैलेंस शीट तो स्टिल सेम। तो बैलेंस शीट प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, और बैलेंस शीट में क्या, कौन सी आइटम में क्या क्या चीज फॉलो करेगा, ये हमको सीखना है आज। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहला ये क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? एसेट्स, ठीक है। टी फॉर्म जब बैलेंस शीट बनाते थे तो 2 पार्ट होता था ना। पहला पार्ट क्या कहलाता था? इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरा पार्ट क्या कहलाता था? एसेट्स। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी को कितने भाग में बांटा है? 4 पार्ट में भागा। 4 पार्ट में क्या कर दिया है? बांट दिया है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? शेयर होल्डर्स। इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेडिंग। शेयर होल्डिंग फंड कितने हेड्स हो गए एक साइड में? इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने हेड हो गए टोटल? 4 हेड। शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गया। तो शेयर होल्डर्स फंड ये क्या कहलाएगा? मेरा हेडिंग। और ये इसके अंदर जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब हेडिंग। इंग्लिश तो आता है आप लोग को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब हेडिंग। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल बनाए भी है, कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना फिगर लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर शेयर कैपिटल कितना बैलेंस था वो इसके बगल में हम लोग लिखते चले जाएंगे। हम लोग 11th में कभी ऐसा नहीं बनाते थे कि 1 साल का बैलेंस शीट बना देते थे और पिछले साल वाला भी फिगर लिखते थे, ऐसा कभी तो नहीं किया 11th में। लेकिन कंपनी के केस में हम लोग करेंगे, 1 साल का फिगर लिखेंगे, फिर पिछला साल वाला बैलेंस शीट निकालेंगे और बगल में जो जो लिखा हुआ था वो अपना लिखते हुए चलेंगे। दूसरा हेडिंग सब हेडिंग क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरा हेडिंग क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। शेयर कैपिटल समझ गए, रिजर्व एंड सरप्लस समझ गए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी।
सीखें किसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी, किसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोले तो लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, लोन, कि हमने जो भी लोन लेकर के रखा है, लॉन्ग टर्म लोन, इसको अगर हम लोग समझते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी लोन रखा हुआ है इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन करेंट लायबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट नहीं पढ़ना है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लोन नहीं है लेकिन हम लोगों को लॉन्ग टर्म में किसी चीज को पेमेंट करना है, तो क्या कहलाएगा मेरा, लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। कोई भी चीज हो सकता है कि कोई भी एग्जांपल में। चौथा क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजन बना के रखे हुए हैं, ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। ऐसे आप लोग को प्रोविजन का मतलब पता है, प्रोविजन रिजर्व का पता है ना, मतलब नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब पे देख लेना जा करके, डाले हैं वीडियो। फिर क्या है, करेंट लायबिलिटी। अगर आपसे पूछा, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 10 लाख रुपीज टू बी पेड आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल बाद उसका क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे। 10 लाख रुपए लोन लिए हैं, बैंक से लिए हैं, तो इसको बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ दिखाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ये तो हेडिंग हो गया, और सब हेडिंग क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इस टाइप का आपको आंसर करना पड़ेगा। ये 1 नंबर 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हेडिंग क्या हुआ हमारा, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बोरिंग्स मतलब क्या होता है, लोन, शॉर्ट टर्म लोन। सपोज हमने बैंक से एक लोन लेकर के रखा है 3 लाख रुपया, और उसको कब पेमेंट करना है, 6 महीने बाद पेमेंट करना है तो लोन ही, तो क्या मेरा मतलब नॉन करेंट हो जाएगा, नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो क्या कहलाएगा मेरा, करेंट लायबिलिटी में कहां बोलेंगे, इसको लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, और क्या आता है, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल पेबल क्या कहलाता है मेरा, ट्रेड पेबल। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, अगर इसके बाद भी अगर कोई लायबिलिटी बच गया वो कहां कहलाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होता है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी बच गया है और वो करेंट है तो उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, थर्ड वाले में, अदर करंट लायबिलिटी। इस मतलब मिसलेनियस है, इसमें जो भी कहीं नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। उसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी में था कि कोई ऐसा लायबिलिटी बचा हुआ है, हमको पता है नॉन करंट है, बट उसके लिए कोई हेडिंग नहीं मिल रहा है, तो उसको कहाँ डाल देंगे हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटी। एक ओपन है मिसलेनियस पॉइंट्स के लिए। ये मेरा क्या हो गया, सारा का सारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किधर आएंगे, एसेट साइड आएंगे। तो एसेट्स में सबसे पहला हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है हेडिंग। और दूसरा हेडिंग क्या है, करेंट एसेट्स। मात्र 2 पार्ट एसेट साइड में, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट कहाँ दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हो सकता है, नॉन इंटेंजिबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो सकता है। तो टेंजिबल एसेट्स तो मेरे को पता है, उसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल मतलब जिसको नहीं दे सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जब कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं और कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको थोड़ी ना बोल देंगे कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बन के रेडी हो गया है, वो तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते फिक्स्ड एसेट्स में, अभी वो बन ही रहा है, वो इनकम्प्लीट है। सो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और दूसरा क्या, चौथा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
सर बिल्डिंग तो बन रहा है, ये हम जानते थे कि बिल्डिंग बन रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल में क्या होता है? तो सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, 3 साल से उसमें काम चल रहा है, लेकिन क्या बन के रेडी हो गया सॉफ्टवेयर? नहीं। बन के रेडी हो गया तो सेकंड पॉइंट में दिखाई देंगे इंटेंजिबल एसेट्स में, लेकिन बन के रेडी अभी नहीं हुआ है, तो उसमें जितना खर्च हुआ है उसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। बी पॉइंट क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका पर्पस क्या है? 12 महीने के अंदर रियलाइज होना कि नहीं रियलाइज होना? नहीं रियलाइज होना, तो उसको क्या करेंगे, कहाँ दिखाएंगे हम लोग? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और उसके बाद क्या है? नहीं पढ़ना है, काट दो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हम लोग किसी को लोन देकर के रखे हुए, हम लोग क्या किए हुए हैं? किसी को लोन देकर के रखे हुए हैं, हम लोग लोन गिवन, लोन देकर के रखे हुए हैं। ठीक है। लोन देकर के रखे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म बोल देंगे कि पहले चेक करेंगे कि 12 महीने के अंदर रियलाइज होने वाला है कि नहीं। अगर 12 महीने के अंदर रियलाइज होने वाला है तब तो करेंट है, लेकिन 12 महीने के अंदर नहीं रियलाइज हो रहेगा तब नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में दिखाएंगे। ठीक है। और कोई नॉन करेंट एसेट्स है और बच गया तो उसको कहां दिखाएंगे हम लोग? करेंट एसेट्स में। ठीक है। अब करेंट एसेट्स में क्या है? इन्वेस्टमेंट। सर ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट था, इधर भी इन्वेस्टमेंट है, ये कहां है हमारा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सपोज हमने एक एफडी में पैसा लगाया, मैंने एक एफडी में पैसा लगा दिया, बैंक में एफडी हो जाता है ना, अगर वो एफडी मेरा 10 साल के लिए है तो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो कहां दिखेगा? नॉन करेंट एसेट्स में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां दिखेगा। लेकिन हमने एफडी खरीदा है कि वो रिपेमेंट कब होगा? 6 महीने बाद, तो इन्वेस्टमेंट है तो एफडी, तो भी क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट, लेकिन कहां दिखेगा? करंट इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री, बोले तो स्टॉक, रॉ मटेरियल, सब स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? मेरा इन्वेंट्री। ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कैसे? करंट एसेट्स में जो बताए थे, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, या इंटेंडेड टू सेल है तो क्या कहलाएगा? करंट, अदरवाइज वो कहाँ दिखेगा? नॉन करंट। ठीक है। और क्या बचा मेरा? ट्रेड रिसीवेबल, क्या आएगा इसमें? डेटर्स। और क्या? बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद है क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या हो जाएगा? बैंक, बैंक बैलेंस। और क्या? कैश, ड्राफ्ट, कोई ड्राफ्ट रखा हुआ है, कोई चेक, रिसीव्ड चेक है। ठीक है, कोई चेक है जिससे पैसा मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद लास्ट क्या है? अगर उसके बाद भी कोई चीज बच गया, सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, हमने लोन दिया है किसी को, फोकस, हमने किसी को लोन दिया है बट 6 महीने के लिए दिया है, तो मेरा क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बोले तो शॉर्ट टर्म लोन्स। और उसके बाद भी कोई एसेट बच गया तो उसको कहां दिखा देंगे? और करंट रहा तो सर एग्जांपल एक आध दो दी के दिखाइए, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहीं आया है? तो करंट एसेट्स ही ना, लेकिन कहीं आया नहीं आया, तो क्या कहलाएगा? मेरा अदर, नॉन अदर करंट एसेट्स। और कुछ एग्जांपल बताइए सर। अक्रूड इनकम, और क्या? बस इतना रहने दो, ये वाला बाद में देखेंगे, समझेंगे ये कैसे बना। नॉन करेंट एसेट्स क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि एक करंट एसेट्स को, करंट एसेट्स हम लोग कब बोलते हैं? जब वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो जाते हैं। सपोज हम लोग किसका बात कर रहे हैं क्वेश्चन में? ट्रेड रिसीवेबल का। क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग साइकिल एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन बिलो। बोल रहे हैं कि ये मेरा ऑपरेटिंग साइकिल, और सेकंड क्या है? ये डेटर्स है जो कितने दिन के अंदर रियलाइज होने वाला है। ठीक है। तो एक पहला डेटर है क्या? 8 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे?
करंट एसेट्स कि नॉन करंट? करंट। क्या चेक किए? ऑपरेटिंग साइकिल। कितना था ऑपरेटिंग साइकिल? गलत। ऑपरेटिंग साइकिल विल बी हायर ऑफ 12 months और कैलकुलेशन विच एवर इज हायर। तो 9 और 12 में हायर कौन है? 12। तो फर्स्ट वाले केस में ऑपरेटिंग साइकिल कितना हुआ? सेकेंड वाले केस में ऑपरेटिंग साइकिल कितना हुआ? 12 और 17 में हायर क्या है? 17। थर्ड वाले केस में 10 और 12 में हायर कौन है? 12 से कंपेयर करना है ना, 12। फोर्थ वाले केस में 10 और 12 में कंपेयर करें क्या है? 12। 14 और 12 में कंपेयर करो 24 और 12। ठीक है। अब मेरे को ऑपरेटिंग साइकिल निकल गया। अब इसके अंदर रियलाइज हो रहा है कोई भी डेटर्स, तो वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स, अदरवाइज नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। तो 8 महीने में रियलाइज हुआ, तो 12 महीने के अंदर रियलाइज हुआ, तो क्या हुआ? करंट एसेट्स। ठीक है। 15 महीने में रियलाइज हुआ, कितने अंदर रियलाइज होना चाहिए था? 17 महीने। 17 है ना। सेकेंड में ऑपरेटिंग साइकिल कितना निकाले? 17। 17 के अंदर रियलाइज होना था, रियलाइज कितने में हुआ? क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। 12 महीने के अंदर रियलाइज होना था, रियलाइज कितने दिन में हुआ? 11। क्या कहलाएगा? 12 महीने के अंदर रियलाइज होना था, कितने दिन में रियलाइज किया? क्या कहलाएगा? 14 महीने के अंदर रियलाइज करना था, कब रियलाइज हुआ? क्या कहलाएगा? 24 महीने के अंदर रियलाइज होना था, कब रियलाइज हुआ? करंट। 12 महीने के अंदर था, 12 महीने के अंदर रियलाइज हो भी जाएगा, तो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगा। आज के लिए इतना ही। यही